लास्ट डे अपने होमवर्क दिए थे, एक कंपनी था रेन इंडस्ट्री, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपने को वेरियस रेशियोज कैलकुलेट करना था। तो एक बार देखते हैं क्या डेटा है। तो यहां पर देखो हम लोग के पास दिसंबर 17 और 18 को कंपेयर करना था। ठीक है, तो पहला वाला अपने पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहां से देखो ग्रॉस प्रॉफिट तो अपने को मिलता नहीं है, तो इसीलिए नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या आया बताओ। सर हम क्वार्टरली वाला कर लिया, मार्च 2017 का। मार्च 17 क्वार्टरली, ये हाँ क्वार्टरली वाला। तो एक ही साल का किया क्या? हाँ हाँ। क्या सर? एक ही साल का किया क्या? नहीं मतलब मार्च 2017 और मार्च 2018। तो मार्च 17 और मार्च 18 ये ऐसे किया। हम्म। ठीक है, उसी का हाँ बताओ सर। क्या है। सर क्वार्टरली तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो सर 24680 है, हाँ और एक्सपेंसेस तो 2027 ही है, लेस कर दिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दिख तो रहा है यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 441, मेरे को आंसर बताओ ना। सर, तो सर मेरा जो हम लेस किया है इंटरेस्ट, मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम जो लेस इंटरेस्ट किया है, हाँ। इंटरेस्ट के साथ हम इंटरेस्ट का जो वैल्यू है 154, हम्म। और हम सर ऐड भी कर दिया डेप्रिसिएशन उसी में ही। किसमें ऐड कर दिया? सर इंटरेस्ट के साथ ही, मतलब 154 प्लस 137। क्यों, तो मतलब तू क्या करना चाह रहा है? भैया सर डिवाइड आप करेंगे ना। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट का क्या लॉजिक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट का फैक्टर कहां से आ गया? ये ईबीआईटी होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो इंटरेस्ट को प्लस माइनस का नौबत कहां से आ गया अपना? तो सर मेरा गलत है ये तब, हम लेस इंटरेस्ट करके सर फिर मेरा आया अर्निंग बिफोर टैक्स। नहीं 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 नहीं, चलो अभी अभी करते हैं इसको। दिसंबर 17 और दिसंबर 18 ये दोनों को कंपेयर करने बोला गया था। इसका बताओ, कोई किया है सॉल्व? क्या वो तुम होमवर्क होमवर्क नहीं किया क्या? पढ़ाई लिखाई त्याग दिया क्या सब? सर ऑपरेशनल प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, तो हम 2270 डिवाइड बाय 11303 इनटू 100 किया। एक बार दोबारा बोलना। 2270 डिवाइड बाई 11303 इंटू 100 कितना आया? डिवाइड बाय इनटू 100, इनटू करके 20.083, और परसेंटेज में आया 0.0403। यानी अल्टीमेटली कितना परसेंट आया? 0.0403। 0.04%? हाँ। लोग क्या कर रहा है, मेरे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं यहाँ एक्सेल में करता हूँ।
ठीक है, चलो अब यहां से डेटा लेते हैं और एक्सेल में सॉल्व करता हूं, देखो क्या आंसर आता है। यहां पर डेटा है सबसे पहले 2270, यहां देखो लेते हैं हम लोग 2270 डिवाइड बाई 11303 इंटर किए तो ये 0.20 कुछ आया, इसको परसेंटेज में अगर मैं चेंज कर दूं तो आई गेट 20%। बोलो, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इज इट क्लियर? फिर हम लोग को निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हम लोग क्या लेते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय सेल्स इनटू 100। तो यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 9034, तो हम लोग लेंगे 9034 डिवाइडेड बाय उसका सेल्स कितना है 11303। इसको सॉल्व किए तो अराउंड 80% के आसपास आ जाएगा। तो देखो एक चीज चेक करो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग ये दोनों मिला के हमेशा 100% होना चाहिए। मैंने लास्ट डे भी ये चीज डिस्कस किया था कि हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो ये दोनों मिला के हमेशा 100% होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। तो यहां पर ईबीआईटी कितना है हम लोग का? 2270, ठीक है, बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 595, तो डिवाइड बाय 2270 डिवाइड बाय 595, ये आया 3.81। तो इसको परसेंटेज में चेंज नहीं करते, इसको क्या बोलते हैं? टाइम्स में रहने देते हैं इसको। तो ये हो गया 3.81 टाइम्स। क्लियर? और लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो जब लास्ट में हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 764। तो ये आ जाएगा 764 डिवाइड बाई 11303, तो ये अराउंड 67% के आसपास कुछ आएगा। 67-68% के आसपास आ रहा है, सॉरी 7% के आसपास आ रहा है, 0.6 था। तो ये सारा मेरा रेशियोज कैलकुलेट हो गया। अच्छा, यहां पर क्या हुआ? हम लोग ये वाला डेटा को एग्जैक्टली लेके सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखो हम लोग एग्जैक्टली ये वाला डेटा को लेके सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम लोग को करना पड़ेगा जब हम लोग अपने बुक्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जब आईसीएसई रूल्स के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा? हल्का सा एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का होगा और ये अदर इनकम का हल्का सा एडजस्टमेंट होगा। हम लोग के फॉर्मेट के हिसाब से क्या होता है? हम लोग डेप्रिसिएशन को भी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा मान लेते हैं। अभी तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मेट से कर रहा हूं तो मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड वे में गया नहीं, पर अपने जब करेंगे तो अपने लोग क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर ही डेप्रिसिएशन को भी दिखाते हैं। तो मेरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा? 9034 प्लस 526, तो 9560 रुपया करीब हो जाएगा मेरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये हल्का सा एडजस्टमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। जब भी हम लोग बुक्स का सम सॉल्व करने बैठेंगे तो याद रखना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर डेप्रिसिएशन आएगा। यहाँ पर ये लोग क्या है? ये लोग तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेट बनाया है, तो इन्वेस्टर लोग क्या होता है? वो डेप्रिसिएशन को इग्नोर करते हैं शुरू में, तो इसीलिए वो लोग उसके हिसाब से बनाया है। पर हम लोग को अपना आईसीएसई का गाइडलाइंस फॉलो करना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही डेप्रिसिएशन को हम लोग दिखाएंगे। इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, अब हम लोग एक सम मेरे कॉपी से देखते हैं।
बैलेंस शीट अप्रोच लेते हैं। तो पीएल का समझ में आ गया कौन सा रेशियो होता है और कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन पहले मैं तुम लोग को एक पीएल स्टेटमेंट बना के देता हूं, वहां से तुम लोग मेरे को सारा रेशियोज निकाल के बताना। ठीक है, मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। यहां देखना, कॉपी में मैं जो कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। देखो हम लोग का सेल्स क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है मान लो 10,000। उसके बाद मुझे दिया हुआ है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो दिया हुआ है मान लो 6,000 रुपये। उसके बाद मेरा डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1,000 रुपया। फिर दिया हुआ है मेरे को रेंट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो दिया है मान लो 1,100 रुपया। फिर मेरा इंटरेस्ट दिया हुआ है 700 रुपया। ठीक है, और फिर टैक्स दिया हुआ है 400 रुपया। अभी मेरे को यहां से पहले पूरा पीएल स्टेटमेंट बनाओ और स्टेटमेंट बनाने के बाद सारा रेशियो निकाल के दिखाओ मेरे को। समझ में आया कैसे करना है? एनीवन एनी डाउट? मैं तुम लोग को डेटा दे दिया, इस डेटा से पहले पीएल स्टेटमेंट बना लो जैसा फॉर्मेट तुम लोग को दिया हुआ है, और उस फॉर्मेट के बाद जो जो रेशियोज निकाला जाता है उसको निकालो। भैया ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कहा डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेंगे, उसमें तुम्हारा डेप्रिसिएशन, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस आएगा। ठीक है।
भैया ईबीटी निकलने के बाद ईबीटी आ गया ना, उसके बाद टैक्स माइनस करो। हाँ नहीं, वो ईबीआई टैक्स माइनस करके ईबीआईटी आया, उसके बाद ईबीटी भी निकाल दिए। टैक्स माइनस करके ईबीआईटी आया। नहीं, हम ईबीआईटी निकालते उसके बाद उसे इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस कर दिए, हाँ तो तो पैट वो आ गया, अर्निंग। तो प्रॉफिट तो आ गया, और क्या चाहिए फिर? फिर वो प्रेफरेंस डिविडेंड वाला कुछ नहीं करे। नहीं नहीं, नहीं है तो क्या करेगी? नहीं है तो कुछ नहीं करेगी। जतिन आ गया समझ में? क्या हुआ, इतना टाइम लग रहा है क्यों? जतिन क्या हुआ, नहीं हो रहा है? हमेशा क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, आप समझाइए एक बार सर। ठीक। जतिन अनम्यूट होके बोल, अनम्यूट होके बोल। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया। चलो एक बार मैं भैया पूरा इंटरेस्ट करके दिखाता हूँ। कवरेज, हाँ साक्षी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट बाय ईबीआईटी, ठीक है। सॉरी ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट, उल्टा बोल दिया मैं, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। ठीक चलो मैं एक बार पूरा करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे एग्जाम में। देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल,
पहले इसको बनाएंगे। तो ये हम लोग का सेल्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 10,000 रुपया। इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 6,000 रुपया, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4,000 रुपया। ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या है, 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन का, 1,100 रुपया रेंट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो टोटल 2,100 रुपया मेरा यहाँ खर्चा हो गया। तो मेरा EBIT आ गया 1,900। इसमें पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट है 700, तो आ गया मेरा 1,200 रुपया। ये क्या आ गया, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम लोग टैक्स माइनस कर देंगे, टैक्स है मेरा 400, तो मेरा प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट आ गया मेरा एक तरह से 800 रुपया। हमेशा यहां तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन किसी को भी? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब क्या हो गया, मेन स्टेटमेंट सारा मेरा बन गया। अब एक एक करके सारा रेशियो निकल जाएगा। सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो क्या हो जाएगा, GP बाई सेल्स इंटू 100, कितना आ गया 40%। फिर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया मेरा EBIT बाई सेल्स इंटू 100, यानी 1900 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, यानी 19%। फिर मेरा आएगा ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रेशियो, तो अगर ये 19 आया है तो ऑटोमेटिकली ये 100 माइनस 19 81% आ जाए। उसके बाद मेरा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज होता है EBIT बाई इंटरेस्ट, तो ये काटे तो 19/7 यानी अराउंड 2.75 टाइम्स। ठीक है, मैं राउंड ऑफ मतलब एक वर्बली लिख रहा हूं। उसके बाद क्या बच गया मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, अराउंड 8%। देखो सारा रेशियो आ गया। कोई भी कंफ्यूजन है इसमें? डन, यहां तक क्लियर? हाँ भैया। चलो अब हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं। अभी हम लोग PL का सारा पढ़ाई कर लिए कि PL कैसे बनता है, PL में क्या क्या टर्म्स होता है और वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो दिस वाज डन, PL खत्म। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं बैलेंस शीट। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है? आज हम लोग खाली टर्मिनोलॉजी समझेंगे, सम्स नेक्स्ट क्लास करेंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट का मेरा ब्रेकअप क्या है, ऑलरेडी तुम लोग को 11 में भी मैंने ये मार्शलिंग सिखा दिया था, तो तुम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो लोग 11 में मार्शलिंग नहीं करते वो लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होता है। देखो अपने लोग बैलेंस शीट में जानते हैं मेरा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर क्या चीज आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है 100, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है जैसे 50, ये मैंने अपने मन से डेटा लिया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तीन जन मिला के मेरा टोटल शेयर कैपिटल बनता है। तो मेरे को कोई अभी पूछे कि आपका टोटल शेयर कैपिटल कितना है, तो मेरा टोटल शेयर कैपिटल है 190। ठीक है, उसके बाद लोन्स, लोन्स में क्या क्या आ जाता है, बैंक लोन आ जाता है, डिवेंचर आ जाता है, या फिर और कहीं से मैंने लोन लिया, पब्लिक डिपॉजिट लिया, कुछ भी तरह का लोन लिया वो सारा ऐड कर देते। तो मैंने एग्जांपल लिया कि मेरा 100 रुपया का डिवेंचर है और 60 रुपया का बैंक लोन, टोटल 160। फिर मेरे अंदर पास करंट लायबिलिटी क्या क्या है, करंट लायबिलिटी है मेरा क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सब जोड़ जाड़ के 110। फिर हम लोग आते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर है।
और फिर इन्वेस्टमेंट में मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है 60 रुपया का। करंट असेट में मेरे पास क्या क्या है, स्टॉक है, डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक। ये सब जोड़ जाड़ के फाइनली असेट और लायबिलिटी इक्वल हो गए। तो पहले ये चीज देख लो बैलेंस शीट एकदम क्लियर है कि नहीं, बैलेंस शीट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डन, बैलेंस शीट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब समझते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या होता है। अब इसमें देखो हम लोग को रेशियो क्या क्या निकालने बोलता है। हम लोग को बोलता है जैसे बोलेगा करंट रेशियो निकालो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट बाई करंट लायबिलिटी। तो ये मेरा करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है। फिर होता है मेरा लिक्विड रेशियो जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या होता है, ये लिक्विड रेशियो होता है। इसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। फॉर्मूला करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर होता है डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी मतलब ऊपर में आ जाता है डेट, नीचे आ जाता है इक्विटी। तो जब हम डेट का बात करते हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, डिवेंचर्स आ जाता है, लोन फ्रॉम बैंक आ जाता है। और जब हम इक्विटी का बात करते हैं तो उसमें कौन कौन आ जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये क्या है, इक्विटी को बहुत अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है। याद रखो इक्विटी को इक्विटी तो बोलते हैं, साथ साथ शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। तो ये चार अलग अलग 5 नाम है, 1 2 3 4 चार अलग अलग नाम। तो इक्विटी को इक्विटी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं। तो ये 4 अलग अलग नाम है एक ही चीज का। तो इसमें आता क्या क्या याद रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यही 3 चीज आता है। डेट में हम लोग का डिवेंचर्स आता है, लोन फ्रॉम बैंक आता है, लोन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, कोई सा भी लोन कहीं से भी लिए सब आ जाता है डेट में। फिर आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है मेरा शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, यानी एक तरह से बोले डेट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपने बिजनेस में कितना पूंजी लगाया है। तो पूंजी दो जगह से आता है, एक शेयर होल्डर फंड और दूसरा मार्केट से उधार लेके। दोनों जगह से पैसा अरेंज करके हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि आपने बिजनेस में टोटल कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, या फिर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें तो डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, और एक तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, अगर असेट साइड से हम कैलकुलेट करें तो फिक्स्ड असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये वाला जो है ये लायबिलिटी साइड से काउंट करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे, और अगर असेट साइड से काउंट करना होगा तो फिक्स्ड असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिर आता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो था ये था टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी मतलब होता है सारे शेयर होल्डर का फंड, पर यहां पर अब मैं नीचे पूछ रहा हूं खाली इक्विटी शेयर होल्डर का फंड। यानी इक्विटी शेयर होल्डर का फंड जब मैं बात करूंगा तो 3 जन में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटा दूंगा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर फंड दैट कंसिस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दो ही चीज होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड में, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिर्फ ये दो चीज को ऐड करते हैं तब मेरा निकलता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पता होना कि कौन सा चीज कैसे निकलता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रेशियो में पुट करना और आंसर निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात यह है कि क्या चीज कैसे निकलता है उसको पता लगाना। ठीक है,
अब देखो जो जो बैलेंस शीट मैंने दिखाया था उस बैलेंस शीट से हम लोग एक एक चीज कैलकुलेट करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर फंड तो हम लोग दोनों साइड से कैलकुलेट करेंगे, बोथ लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। तो क्या होगा, दोनों एंगल से हम लोग को सिचुएशन देखना आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो लाइबिलिटी साइड से अगर मैं देखूं तो मैं क्या क्या ऐड करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और अगर मैं असेट साइड से देखूं तो क्या करूंगा, टोटल असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, लोन्स माइनस कर दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर दो। देखो लॉजिक सिंपल है, अगर यहां से समझो लॉजिक, तो ये मेरे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर मेरे पास है लोन्स और मेरे पास है करंट लाइबिलिटी। यहां पर है मेरे पास फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट। तो या तो खाली इन दोनों को प्लस कर लो, बात खत्म, ठीक है, या फिर इन सब को प्लस करके इन सब को माइनस कर दो, लॉजिक वही है। या खाली इन दोनों को प्लस कर लो, या तो इधर का सब कुछ प्लस करके बाकी इन तीनों को माइनस कर दो। तो फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट यानी टोटल एसेट आ गया, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, लोन माइनस कर दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर दो, ये तीन को माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली ये बॉक्स वाला आ गया। तो घुमा के कान पकड़ना है और कुछ नहीं है, एक ही चीज, या तो डायरेक्टली कान पकड़ो या तो घुमा के कान पकड़ो। फिर क्वेश्चन आता है कि सर फिर आप दोनों एंगल से सिखा क्यों रहे हैं, हम लोग खाली एक ही साइड से सीखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा हम लोग को नहीं पता। क्वेश्चन में हो सकता है पूरा बैलेंस शीट ना बना के दे, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दे। तो हम लोग को लायबिलिटी साइड से भी निकालना आना चाहिए, असेट साइड से भी निकालना आना चाहिए, इसलिए हम लोग दोनों साइड से निकालना प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग आते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड माने इक्विटी प्रोप्राइटर फंड या नेटवर्क, कुछ भी बोलो। तो अगर मैं लायबिलिटी साइड से बात करूंगा तो क्या करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर, ऊपर का ये तीनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि अब मैं टोटल शेयर होल्डर फंड देख रहा हूं। तो 1 2 3 और 3 को प्लस कर दूंगा, या फिर अगर घुमा के कान पकड़ना होगा तो क्या करूंगा, इन तीनों को प्लस करके करंट लायबिलिटी और लोन को माइनस कर दूंगा। बात तो एक ही है, या तो ऊपर का 3 को पकड़ो या तो राइट वाला में से नीचे का 2 को माइनस कर दो। तो लायबिलिटी साइड से जाएंगे तो ऊपर का 3 को प्लस कर देंगे, असेट साइड से जाएंगे तो टोटल असेट में से करंट लायबिलिटी और लोन को माइनस कर देंगे। तो ये मेरा निकल जाएगा टोटल शेयर होल्डर फंड या फिर नेटवर्क। फिर आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में पूंजी कितना लगाए। तो पूंजी लगाने का अगर सिस्टम है तो तरीका क्या है, डेट प्लस इक्विटी कर दो। तो इक्विटी में क्या था, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस डेट कर दो, ये चारों को प्लस कर दो। या घुमा के कान पकड़ना है तो क्या करेंगे, एक तरीका, सिंपल तरीका क्या था हम लोग के पास, कि चारों ऊपर का चारों को प्लस कर दो, यानी 1 2 3 4 इन चारों को प्लस कर दो। पर घुमा के कान पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, इन टोटल में से खाली करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, इधर का टोटल करो उसमें से इसको माइनस कर दो, तो एक ही बात हुआ। तो या तो ऊपर का 4 प्लस कर दो या तो घुमा के कान पकड़ो। तो क्या तरीका निकाले हम लोग, लायबिलिटी साइड से जाएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट्स, और अगर असेट साइड से जाएंगे तो टोटल असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो। और जो भी हम लोग कर रहे हैं देखो दोनों एंगल से आंसर सेम आ रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड देखे दोनों तरफ से 150 आ रहा है, शेयर होल्डर फंड के दोनों तरफ से 190 आ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड के दोनों तरफ से 350 आ रहा है, यानी दोनों साइड से आंसर सेम आएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ रहा है। रेशियो निकालना बड़ा बात नहीं है, रेशियो सबसे इजी चीज है। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कौन सा चीज कैसे कैलकुलेट होता है, कौन कौन सा चीज ऐड करते हैं तब कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, कौन सा चीज ऐड करने से शेयर होल्डर फंड आता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो अब हम लोग इंप्लीकेशन समझते हैं कि इन लोग का जो रेशियोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा होता है। ठीक है, तो रेशियो तो हम लोग सीख लिए, अब थोड़ा सा एनालिसिस सीख रहे हैं। तो पहला देखो करंट रेशियो किस काम में आता है। करंट रेशियो मेरे को ये बताता है कि विद इन 12 मंथ्स आपका कितना रुपया बाजार से पावना है और विद इन 12 मंथ्स आपको बाजार में कितना रुपया चुकाना है।
तो अगर मैं अपना यहाँ पर एग्जांपल देखूं बैलेंस शीट वाला, तो ध्यान से देखो इस बैलेंस शीट में कंपनी का क्या पोजीशन है। विद इन 12 मंथ्स कंपनी को देना है बाजार में 110 रुपया और लेना कितना, एक बार ऐड करते हैं, 30 और 40 70 80 130 और 100 230। तो यानी बाजार से मेरे को कलेक्शन लेना है 230 रुपया और बाजार में मेरे को पेमेंट करना है 110 रुपया। यानी मेरा कंपनी का पोजीशन इज साउंड। करंट लाइबिलिटी यानी करंट रेशियो मतलब विद इन 12 मंथ मेरे पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जितना मुझे बाजार में चुकाना है 12 महीना के अंदर उससे ज्यादा मेरे को बाजार से लेना है। तो इसीलिए क्या होता है, स्टैंडर्ड हम लोग 2:1 मानते हैं। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड याद रखना, स्टैंडर्ड इज 2:1। हमेशा हम लोग ऐसा बैलेंस शीट ढूंढते हैं जिसमें करंट एसेट इज डबल द करंट लायबिलिटी, तब माना जाता है कंपनी एकदम सेफ है, कोई चिंता का बात नहीं। तो यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट डबल है, ये 110 ये 230, डबल से भी ज्यादा है। तो ये मेरा एकदम बैलेंस शीट एकदम साफ है, मतलब कंपनी को कोई खतरा नहीं, एटलीस्ट 12 महीना तो कोई खतरा नहीं। 12 महीना का बाद का पता नहीं, पर 12 महीना कोई खतरा नहीं। नेक्स्ट होता है देखो क्या, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का मतलब होता है कंपनी के पास कैश में रुपया है भी कि नहीं। ठीक है, क्यों लिक्विड रेशियो जरूरी होता है, क्योंकि जब मुझे पेमेंट करना होगा तब तो मेरे को हाथ में रुपया चाहिए। अगर मेरा पैसा स्टॉक में फंसा हुआ है तो स्टॉक का पैसा तो आज ही नहीं आ जाएगा। अगर मैंने कुछ प्रीपेड एक्सपेंस कर रखा है तो जो मैंने एक्सपेंस ऑलरेडी एडवांस दे दिया, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस दे दिया, तो क्या मैं सीएसयू को बोलूंगा मेरा एडवांस लौटा? वो लोग कभी एडवांस लौटाएगा क्या मेरे को? कोई नहीं लौटा। तो मेरे को देखना होगा मेरे हाथ में कैश कितना है, लिक्विड, इसीलिए इसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो, यानी लिक्विड तुम्हारे हाथ में कितना है। तो स्टॉक में पैसा फंसा हुआ है, ये रुपया वापस आने का नहीं है जब तक बिकेगा नहीं, एंड सो ऑन, लंबा प्रोसेस है वो। और प्रीपेड जो कर दिए वो भी भूल जाओ, तो 40 रुपया को तो भूल जाओ। तो हमारे हाथ में कितना रुपया है जो आसानी से मिल सकता है, वो है 190 रुपये। डेटर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक में गिरवी करके पैसा उठा सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो हम लोग सीखे थे, है ना, डेटर को बैंक में गिरवी रख के हम पैसा उठा सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल को भी हम डिस्काउंट करा सकते हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो मेरे पास ही है। तो ये 190 रुपया क्या है, जब मन चाहेंगे मेरे हाथ में रुपया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर स्टॉक का पैसा रातों रात नहीं आएगा, जो पैसा मैंने एडवांस पेमेंट कर रखा है वो रातों रात नहीं आएगा, इसलिए हटाओ उसको। तो हाथ में कितना रुपया है, 190 रुपया। अब क्वेश्चन आता है करंट लाइबिलिटी, चुकाने का कितना है, यानी लिक्विड लाइबिलिटी जो मेरे को कभी भी देना पड़ सकता है। तो उसमें क्या करते हैं, करंट लाइबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को हटा देते हैं, तो बचता कितना है, 90 रुपया। तो यहाँ पर मेरे पास बचा 190 रुपया, यहाँ पर मेरे पास बचा 90 रुपया, तो भी 2:1 है, तो भी अच्छा पोजीशन है। यहाँ पर है 90 रुपया, यहाँ पर है 190। देखो यहाँ पर हम लोग अगर बैंक ओवरड्राफ्ट को हटा भी देते हैं तो 90 रुपया बचता है, और यहाँ पर हम लोग स्टॉक को और प्रीपेड को हटा देते हैं तो 190 रुपया बचता है। तो इस केस में भी क्या है, डबल से ज्यादा ही है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो से हम लोग ये चेक कर लेते हैं लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है, हाथ में रुपया है कि नहीं। करंट रेशियो हम लोग को बताता है 12 महीना में कंपनी के पास कोई तकलीफ आएगा कि नहीं, पर लिक्विडिटी रेशियो बताता है हाथ में पैसा कितना है, वो बताओ। तो इससे हम लोग को लिक्विडिटी का पता चल जाता है कि कंपनी के पास लिक्विडिटी का भी कोई कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो देखो हम लोग को क्या बताता है, यहाँ पर जैसे हम लोग का लोन लिया हुआ है 160 रुपया और इक्विटी हम लोग के पास कितना है, 190 रुपया। यानी इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि बिजनेस ऐसा है जहां पर कंपनी के मालिक ने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाया है कंपेयर टू कर्ज लिया हुआ। बैंक ने कर्ज जो है, कर्ज कम है, डेट कम है, और मालिक ने घर से ज्यादा रुपया लगा रखा है। जो डूबने वाला कंपनी होता है, किंगफिशर टाइप्स, वो सब में तुम देखोगे डेट बहुत ज्यादा है, इक्विटी का पत्ता ही नहीं है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं अगर मेरे को मिलता है तो। देखो इस कंपनी का बैलेंस शीट देखो ध्यान से। चलो मार्च 2008 का यहाँ देखो, मार्च 2017 का देखो।
इसके पास कैपिटल कितना है 1005, उसमें से लुटाया हुआ है 7800 कितना रुपया, तो लॉस में चल रहा है कंपनी। यानी कैपिटल अगर इक्विटी का बात करूं तो -6800 कुछ है। कर्जा कितना ले रखा है बाजार से 11114। अब ये सब कंपनी डूबेगा नहीं तो क्या होगा बताओ। कर्जा बाजार से ले रखा है 11,000 करोड़, ये 11,000 रुपया नहीं है, रुपीज इन करोड़ है, ध्यान से देखो। बाजार से कर्जा कितना ले रखा है 11,000 करोड़, और खुद का पैसा मालिक का कितना लगा हुआ है 1,000 करोड़ लगा हुआ है, उसमें भी 8,000 करोड़ का लॉस है, यानी -7,000 करोड़। तो अब यहां पर क्या हुआ, बैंक वाला को कभी मिलेगा क्या ये 100 रुपया, लुट गया ये सब, कंपनी डूब गया। तो इसका डेट इक्विटी निकालेंगे तो माइनस में चला जाएगा, डेट 11,000 करोड़ का और इक्विटी तो माइनस में है। तो ऐसी ऐसी कंपनी भी होती है, ये सब चीज नजर देते हैं हम लोग, समझ में आया। तो डेट इक्विटी रेशियो इसीलिए काम आता है कि कोई भी बैंक वाला या कुछ भी, अगर मेरे पास सपोज आज मेरे पास ही ये कंपनी आया, मेरे को और लोन दे दो, तो सबसे पहले तो मैं इसका करंट देखूंगा, डेट इक्विटी पोजीशन क्या है। भाई अभी तुम ऑलरेडी 11,000 करोड़ का लोन लेके बैठा है, तुम्हारा लॉस 7,000 करोड़ का है, तुम वो पुराना लोन तो चुका नहीं पा रहा, और लोन मांगने आ गया, कैसे देगा भाई तुम। तो इसीलिए ये सारे रेशियोज देखे जाते हैं, वहां से जज कर पाते हैं कि इस कंपनी को लोन देना भी है कि नहीं देना है। तो डेट इक्विटी रेशियो हम लोग को ये बात बताता है। फिर हम लोग के पास क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड। क्वेश्चन आता है कैपिटल इंप्लॉयड किस काम में आएगा। कैपिटल इंप्लॉयड से क्या होता है, हम लोग को रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड का पता चलता है। ये जब हम लोग मिक्सचर करेंगे ना तब मैं समझाऊंगा, अभी मैं नहीं जा रहा हूं। अभी हम लोग खाली पीएल पहले पढ़ाई किए, अभी खाली बैलेंस शीट करेंगे। लास्ट में जब दोनों का मिक्स वाला आएगा, जहां पर एक आइटम पीएल का होता है एक आइटम बैलेंस शीट का, वहां मैं ये सब समझाऊंगा। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं खाली वो आइटम्स पे जो सिर्फ बैलेंस शीट का जरूरत पड़े। 3 तरह का रेशियो होता है, एक जो खाली पीएल का जरूरत पड़ता है, एक जिसमें खाली बैलेंस शीट का जरूरत पड़ता है, और एक जिसमें थोड़ा पीएल थोड़ा बैलेंस शीट। ठीक है, तो वो हम लोग मिक्स वाला बाद में करेंगे, अभी हम लोग खाली बैलेंस शीट पे फोकस कर। तो बैलेंस शीट से रिलेटेड क्या क्या रेशियोज है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एंड दैट्स इट। ये 3 इंपॉर्टेंट रेशियो है जो हम लोग बैलेंस शीट से निकालने का कोशिश करते हैं। समझ में आ गया कि कैसे कौन सा कैलकुलेट होता है, कैसे रेशियोज निकाला जाता है। तो बैलेंस शीट हम लोग का समझ में आ गया पूरा, पीएल हम लोग को समझ में आ गया। ये वाला इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इसका सारा का मैं पिक्स भेज दूंगा, इसको प्रैक्टिस करना। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वर्किंग्स कि कैसे इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकलता है, कैसे शेयर होल्डर फंड निकलता है, कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो में तो क्या है, जब ये निकल जाएगा वैल्यू बैठा देंगे, काम खत्म। पर ये निकलेगा कैसे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज तुम लोगों को सबसे पहले यही करना है, पहले तो पीएल वाला थोड़ा और रिवाइज करो अच्छा से, और उसके बाद ये बैलेंस शीट वाला, पहले बैलेंस शीट का पूरा ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, और ये रेशियोज जो है वो याद करो। दैट्स इट। तो हम लोग का पीएल खत्म हो जाएगा, बैलेंस शीट खत्म हो जाएगा। फिर एक क्लास और लगेगा जहां हम लोग मिक्सचर वाला सीखेंगे कि जो मिक्स होता है उसको एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं, वो कैसे किया जाता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? हो गया, नो डाउट? चलो फिर आज का क्लास रैप अप करते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट हम लोग देखो मंडे या ट्यूसडे रखते हैं, ट्यूसडे तो नहीं, ट्यूसडे तो मैथ्स है, मंडे को ही रखेंगे। ठीक है, तब तक तुम लोग ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, अभी मैं भेज देता हूँ। बाय।